ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि ये पूरा हफ्ता कैसा रहा बाजार के लिए। इस बार की जो सीरीज खत्म हुई वो कैसी रही और अब अगले हफ्ते के लिए किस तरह के लेवल्स को वॉच करना चाहिए, इस पर हम नजर रखेंगे। और अगले हफ्ते में अहम इवेंट्स कौन कौन से हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार में दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल संकेत भी कमजोर ही आ रहे थे, जिस तरह के डेटा आ रहे थे वहां से। और उसके बाद हमने देखा कि उसका दबाव भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। और निफ्टी करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी कमजोरी ही थी, करीब करीब 2-2% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। सेक्टरल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा दबाव में थे मेटल्स शेयर। इस पूरे हफ्ते करीब 6% की गिरावट वहां पर थी। इसके बाद रियल्टी स्टॉक्स में काफी ज्यादा दबाव था, करीब 5.5% का। सरकारी कंपनियों में भी कमजोरी थी, 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और बैंक निफ्टी, एनर्जी, ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी सभी यहाँ पर पूरे हफ्ते नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर इस हफ्ता देखने को मिला है। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो कि जहाँ पर कि पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। एफएमसीजी में गिरावट थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी सभी सेक्टर देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिले हैं। अब निफ्टी में जो परफॉर्मर थे इस हफ्ते उन पर एक बार नजर डालें तो डिवीज लैब में काफी अच्छा प्रदर्शन था। फार्मा स्पेस से 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली। एनटीपीसी में करीब 2% की तेजी थी और पावर ग्रिड और आईटीसी भी हल्के हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन निफ्टी में टॉप लूजर्स थे अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर पूरा हफ्ता दबाव बना रहा। और इस हफ्ते की अगर बात करेंगे तो 24% की गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली। सिप्ला में 6.5% की गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू स्टील 6% टूटा और टाइटन और बीपीसीएल में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप स्पेस में बात करें तो इस हफ्ते के टॉप परफॉर्मर था पीबी फिनटेक। डिलीवरी में 6% की तेजी देखने को मिली, कुछ फंड एक्शन के चलते। आईईएक्स में खबर आई और उसके बाद हमने देखा कि 6% की तेजी वहां पर भी थी। एक बड़ी तेजी आईईएक्स में देखने को मिली इस पूरे हफ्ते। वोल्टास और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में लूजर्स की बात करेंगे तो अदानी विल्मर 17% टूटा ये स्टॉक। आदित्य बिरला फैशन में करीब 12% की गिरावट। टाटा टेली सर्विसेज 11%। जी एंटरटेनमेंट में हमने दोनों साइड के मूव देखे, लेकिन नेगेटिव रिटर्न ही रहा इस पूरे हफ्ते। 8% टूटा ये स्टॉक्स। और कैनरा बैंक में भी करीब 8% की गिरावट देखने को मिली। तो ये था मार्केट का पूरा एक्शन। ओवरऑल अगर बात करें तो ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन अब अगले हफ्ते कौन कौन से लेवल्स होंगे जहां पर क्या आपको नजर रखनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं विधि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा। विवेक, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये पूरा वीक तो खराब रहा विवेक, लेकिन अब अगले हफ्ते क्या लग रहा है आपको? ये गिरावट, दबाव, जो दिक्कतें हैं वो आगे भी जारी रहेंगी या फिर थोड़ा रिकवरी एक्सपेक्ट करें हम? देखिए पूजा, कभी भी क्या बोलते हैं ना वो कि प्राइस करेक्शन से ज्यादा दर्द होता है टाइम करेक्शन में। और इनफैक्ट मोर ऑफ प्राइस करेक्शन नहीं, ज्यादा टाइम करेक्शन हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक ही रेंज में बहुत समय से हम लोग अटके हुए पड़े हैं। और उसमें भी धीरे धीरे एक ब्लीडिंग इफेक्ट जो होता है ना, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब तेजी से एक बार का नीचे आए और ऊपर वापस रिकवरी कर ले, वैसा भी नहीं हो रहा है, लेकिन स्लो एंड स्टडीली मार्केट पिट रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े दिन और ऐसे रह सकता है बाजार अगले हफ्ते भी। और इसका मुख्य कारण ये है कि कोई मेजर ट्रिगर नहीं है बाजार में। और जो भी ट्रिगर आप अभी बात कर रहे थे, जैसे एल नीनो इफेक्ट आ जाएगा, बारिश कम होगी, ये सारे नेगेटिव ट्रिगर्स है मार्केट के लिए। तो और एक और एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। और कभी भी ये एक साइकिल होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स हाई जाते हैं तो मार्केट एक लो बनाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉन्गर टर्म के लिए वैलिड नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में ऐसा पैनिक दिखेगा, लेकिन अगले हफ्ते ऐसे रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हम लोग वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो वैल्यू बेस्ड बाइंग कभी ना कभी उभरेगी। और फिलहाल आज का मूवमेंट देख के लग रहा है 17,200 तक मतलब द्वार खुला है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो बात अलग है, लेकिन वहां तक का द्वार खुला। वो सपोर्ट 4 के आजू बाजू है, वो करीबन 17,200। तो ट्रेड कॉशियसली ही सलाह रहेगी। मतलब
कोई भी ऐसा नहीं है कि आज जब सारा पैसा लाए और इमीडिएटली आज बाजार में डाल दे, उतना किसी को हिम्मत भी नहीं है और कोई ट्रिगर भी नहीं है। परेशानी ये है कि बाजार में कोई मेजर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आ रहा हम्म, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, नेगेटिव कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कॉशियस रखिए। 17,200 ये पॉसिबिलिटी भी नकारी नहीं जा सकती, वहां तक भी जा सकता, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। विवेक आपने काफी सही पॉइंट आउट किया कि रेंज में है और धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, बहुत तेजी से किसी तरफ का एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। तो कॉशियस रहिए, सावधान रहिए बाजार में। लेकिन अगले हफ्ते कौन कौन से अहम इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए, अगले हफ्ते कौन कौन से अहम ग्लोबल इवेंट्स होंगे और भारत में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहाँ पर की नज़र रखनी है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारी नज़र होगी भारत के जीडीपी डेटा और फिस्कल डेफिसिट डेटा पर, जो फरवरी 28 को आएगा। काफ़ी सारी कंट्रीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिलेटेड डेटा भी डिस्क्लोज करेंगे मार्च 1 को। उसमें भारत, यूएस, यूके, यूरोजोन और चाइना भी शामिल है। कुछ दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं अगले हफ्ते, और ये कंपनीज भी हमारे रेडार पर होनी चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज़ अपने नंबर्स पेश करेंगी फरवरी 27 को, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे के अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है फरवरी 25 को। हम वॉरेन बफेट की जो आउटलुक है उस पर ज़रूर नज़र बनाए रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, कॉर्पोरेट एक्ट फ्रंट पर काफ़ी एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइव सब बिजनेस फाइनेंस की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि फरवरी 27 को कोलते पाटिल डेवलपर्स की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर, और मैरिको भी अगले हफ्ते फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होगी। इंटरिम डिविडेंड को कंपनी कंसिडर करेगी ये मीटिंग के द्वारा। इसके अलावा मार्च 1 को हमारी नज़र होगी काफ़ी सारे ऑटो शेयर्स पर। ऑटो सेल्स नंबर्स रिपोर्ट होने वाले हैं मार्च 1 को, और इसी के साथ सारे ऑटो शेयर्स फोकस में रहेंगे। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2023, जो फरवरी 27 से लेकर मार्च 2 तक होगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ जो आपको अपने रेडार पर रखने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम इवेंट्स थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इवेंट्स हमने आपको बताया, ग्लोबल इवेंट्स जिन पर की आपको नज़र रखनी है। विवेक, इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स थे जो कि खबरों के चलते काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहे। उन पर एक एक करके आपसे व्यू लेना चाहेंगे। पहले तो पीबी फिनटेक पे राय दीजिए। इनफैक्ट हमारे साथ तो मैनेजमेंट भी जुड़े थे पीबी फिनटेक के, जिन्होंने कुछ पॉजिटिव कमेंट्री दी, और उसके बाद आज हमने देखा शानदार तेजी देखने को मिला। पूरा हफ्ता काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना रहा पीबी फिनटेक में। क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जिनकी पोजीशन है इस कंपनी में, अभी उनको क्या सलाह देंगे आप? मुझे इनफैक्ट पीवी फिनटेक मुझे अच्छा लगता है, और फ्रैंकली मैं बोल दूं कि मैंने भी मिस किया था। एक साइकोलॉजिकल कल बैरियर बना के बैठे हुए थे कि 500 के नीचे लेंगे, और 500 के नीचे गया नहीं, और आज काफी अच्छी खासी तेजी आ गई। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑनलाइन बेचती है, जो policybazaar.com का वेबसाइट है। अब ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जहां पे हर साल जब आप पॉलिसीज बेचते हो उसका एक रिन्यूअल कमीशन कंपनी के पास हर साल आते रहता है। तो इसका ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपया अगले साल आएगा। तो मतलब दिख रहा है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस है लॉन्गर टर्म में। और जितना आज न्यू एज बिजनेस में अगर आप देख लो, तो जितने भी यंग पीपल है, क्योंकि हम लोग भी इंश्योरेंस में डील करते हैं, यंग पीपल है वो सारे के सारे ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं आज के दिन। तो एक स्टेबल बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कॉम्पिटिटर इसका कोई बड़ा है नहीं। और इंश्योरेंस की बात करती है, सिर्फ एक ही कंपनी नाम पे दिमाग में आती है, वो है पीवी फिनटेक, पॉलिसी बाजार। तो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको रख सकते हैं। पीक से काफी करेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे एक वैल्यू भाई बनता ही है। ओह राइट, तो पीवी फिनटेक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आगे भी आप अगर लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं तो इस स्टॉक में नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले स्टॉक्स पर ही
फोकस करते हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने काफ़ी देखा इस पूरे वीक। IEX भी ऐसा ही एक स्टॉक था जहां पर की शानदार तेज़ी देखने को मिली और अगर शेयर की चार्ट पर अगर नज़र डालें तो दिसंबर के निचले स्तर से करीब 10% ऊपर था और 8 हफ्ते की सबसे बड़ी तेज़ी हमने लास्ट वीक देखी। यहाँ पर भी सरकार के कुछ बड़े फैसले आए थे कि कोल बेस्ड जो प्लांट हैं उनको 100% कैपेसिटी पर काम करेंगे, वो बढ़ते हुए पावर मांग को देखकर और गर्मी में पावर डिमांड बढ़ सकती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार का ये फैसला था और इस फैसले से IEX जैसी कंपनियों को, पावर कंपनियों को यहाँ पर फायदा मिलने की बात की जा रही थी। विवेक, IEX कैसी लग रही है आपको कंपनी? तेजी तो हमने देखी बट न्यूज़ बेस्ड एक मोमेंटम था, बट इस खबर के चलते अगर किसी को यहाँ पर नजर रखनी हो IEX पर, क्या आउटलुक बन रहा है आपका आगे के लिए? देखिए पूजा, अगर इतनी बड़ी खबर होती या फिर इतना बड़ा पॉजिटिव होता स्टॉक के लिए तो खाली 6-7% में ये स्टॉक आके नहीं रुकता, ये बड़ा रैली देता है। इनफैक्ट मैं तो इसको ऐसे देखूंगा कि जो लोग फंसे हुए ऊपरी स्तरों से के लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी रहेगा जैसे जैसे ये ऊपर जाता है। देखिए IEX का बिजनेस आपको बैठ के समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक सरकार ने अनाउंस कर दिया कि बिजली की खपत ज्यादा होगी या फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ट्रेड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली IEX को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला नहीं। IEX एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है BSE NSE की जैसे, जहाँ पे बिजली भी ट्रेड होती है और काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स है उनके। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक आपको यहाँ से एक सॉलिड रिटर्न इमीडिएटली दे सकता है। ये एक मौका है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में ही इसको लेना चाहिए। और इसका सबसे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इनफैक्ट BSE है, जो लिस्टेड कंपनी है, वो इससे बढ़िया कर रही है। तो मेरा पॉजिटिव ओपिनियन नहीं रहेगा इस कंपनी पे। इनफैक्ट 250 पे चल रहा था, तब से मैं इस पे सेल कॉल दे रहा था और यहाँ पे ठीक है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है, लेकिन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मुझे नहीं दिखते। बिल्कुल। तो ग्रोथ बड़ी नजर नहीं आ रही है। न्यूज बेस्ड एक्शन था, उसके चलते तेजी आई है। आज भी हालांकि 1% ऊपर था, लेकिन ये जो तेजी आ रही है इसमें निकलने के मौके ढूंढिए, ना कि फ्रेश एंट्री के। ये राय विवेक की तरफ से। एक खबर आ रही थी आज ओलेक्ट्रा ग्रीन से भी जुड़ी, काफी बड़ी खबर थी और उसके बाद हमने 20% का तेज उछाल इस स्टॉक में देखा। पहले तो आपको खबर बता देते हैं कि ये न्यूज़ क्या थी, किस कारण ये तेजी आई, और पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताइए ओलेक्ट्रा को लेकर आज क्या खबर थी? जी हाँ, बिल्कुल। ई बस मैन्युफैक्चरर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जैसा कि आप बता रही थी, 18% की आज तेजी दिखा रहा है और इसके पीछे की वजह ये है कि कंपनी ने कहा है कि वो जल्द ही आने वाले 1 साल के अंदर जो है अपनी हाइड्रोजन बस को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम आपको बता दें, हाल ही में जो ऑटो एक्सपो हुआ था तो वहाँ पे तमाम लार्ज OEMs हमने देखे थे जो कि मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने शोकेस की थी अपनी हाइड्रोजन बस टेक्नोलॉजी, बट किसी का भी टाइमलाइन पे कुछ कहना नहीं था। छोटी अवधि में वो थोड़ा कहने से हिचकिचाहट ज़रूर रहे थे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हाइड्रोजन बसेस के लिए जो पूरे उनके पंप्स लगते हैं वो सब फिलहाल रेडी नहीं है। पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है भरोसा दिखाती हुई कह रही है कि आने वाले 1 साल में वो अपनी जो बसेस हैं इनको लॉन्च कर देंगे। और जो ये बस इन्होंने बनाई है उसके बारे में कुछ हम स्पेसिफिकेशंस दें तो ये टेक्निकल कोलैबोरेशन रिलायंस के साथ इस बस के लिए उन्होंने किया है। इसके अलावा ये बस करीब 400 किलोमीटर तक चल सकती है। जब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको टैंक को रीफिल करने में कंपनी का कहना है कि मात्र 15 मिनट्स का वक्त लगता है। और साथ ही जो इसका बाय प्रोडक्ट है, यानी जो पोल्यूशन है, वो बिल्कुल भी नहीं है इस बस से। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जैसे कि डीजल धुआं छोड़ता है, पेट्रोल धुआं छोड़ता है, ये बस केवल पानी छोड़ती है क्योंकि जितनी भी एनर्जी उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन के बाद पानी में कन्वर्ट होकर, यानी वाटर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो इस बस के साथ साथ ही इन्वेस्टर्स इनकी जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है उस पर भी अच्छी तरीके से दाव खेल रहे हैं। अगर इनकी ऑर्डर बुक देखें तो वो 3200 से भी ज़्यादा की है। साथ ही साथ करीब 150 बसेस कंपनी महीना पर महीने बना सकती है। अगर इस ऑर्डर बुक को इनकी मंथली कैपेसिटी से अगर इसकी तुलना करें तो आने वाले 22 महीने के लिए जो इनकी ऑर्डर बुक है वो सफिशिएंट है इनकी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए। साथ ही साथ जो चाइना रीओपनिंग हो रही है, इनकी कुछ सप्लाई चेन की दिक्कतें चल रही थी वो भी अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं, ऐसा कंपनी ने हाईलाइट किया है। तो ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और खास तौर से जब कंपनी ने बोला कि आने वाले 1 साल में वो अपनी हाइड्रोजन बसेस भारतीय रोड्स पे लाते हुए दिखेंगे।
बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, FY23 में 650 से 700 बस की डिलीवरी का भी प्लान है और FY23 देखिए अभी खत्म ही हो जाएगा। और इसके अलावा हर महीने 150 बसों बनाने की भी क्षमता है। कंपनी के पास 22 महीने के ऑर्डर अभी पड़े हुए हैं। तो ऑर्डर बुक के लिहाज से तो काफ़ी स्ट्रांग है और ये एक काफ़ी अच्छा कदम कंपनी की तरफ से, जिसके चलते आज हमने 20% की तेज़ी इस स्टॉक में देखी। विवेक, ओलेक्ट्रा ग्रीन ये कैसी लग रही कंपनी आपको? आज तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई, तो एंट्री लेना बनता है या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं और नीचे आने दें स्टॉक को? बेटर नोट पूजा, देखिए आप बोल रहे हो कि बारिश कम होने वाली है और सृष्टि बोल रही है कि ये बस पानी छोड़ेगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्बिट्राज है ये। एनीवे, आज का जो रैली है ओलेक्ट्रा का, मुझे लग रहा है कि एक मतलब बहुत अग्रेसिव रैली था ये, और इसके बाद में स्टॉक करीबन 60 की पी पे चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है मुझे। हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, इंक्लूडिंग एथनॉल, हाइड्रोजन और ईवी, यही फ्यूचर रहने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्पेस में बहुत छोटी कंपनी है कंपेयर टू आगे चल के। मुझे पक्का विश्वास है कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और ये कंपनीज भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आपको आने वाली है। तो मैं प्ले करना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू, जहाँ पे हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा प्ले है और जो एक्चुअली सम ऑफ पार्ट्स के कारण हम लोगों को दिखता नहीं है। तो रिलायंस एक इंटरेस्टिंग प्ले है। इलेक्ट्रा हाँ, थोड़ी बहुत रैली के लिए और मैं लूंगा, लेकिन ऑन रैलीज, क्योंकि ऑलरेडी अग्रेसिव वैल्यूएशंस में दिख रहा है मुझे, ऑन रैलीज में प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा और ऑन टिप्स वापस बाई भी करना चाहूंगा। तो दोनों ही प्ले रहेगा। ठीक है, तो रिलायंस में खरीदारी करिए और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अब निकल जाइए अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो। चलिए विवेक, थैंक यू सो मच आज अपना समय देने के लिए टीना स्वदेश को और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।